Hello students, this is GRV online nursing coaching portal. So now we are going to discuss about the community health nurse, which is also known as the public health nursing, because the community health nursing mainly focuses on the betterment of the community area, whether it is in rural area or in urban area. So today the topic of discussion is epidemiology. ठीक है, epidemiology का क्या मतलब है कि अगर कोई भी डिजीज रेट है वो किस पाथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस रीजंस की वजह से, ठीक है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, तो उन सब की स्टडी को क्या नाम दिया जाता है, हमारा एपिडेमियोलॉजी. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन और द डेफिनेशन क्या आएगी एपिडेमियोलॉजी की. एपिडेमियोलॉजी इज defined as the branch of science which deals with the distribution of disease as well as its impact on the health. ठीक है, तो जनरली एपिडेमियोलॉजी का क्या आएगा कि वो ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज. ठीक है, और वो डिजीज किस पे आएगी एंड एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, की हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. क्लियर. जैसे डेमियोलॉजी, ठीक है, जो वर्ड हमारा डेमियोस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारी पॉपुलेशन को. क्लियर. और जो लॉगी है, ठीक है, वो किसको डिपेंड करता है, लोगस को, मीन्स स्टडी. ठीक है. एंड एपी का क्या मतलब होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन जाती है डिजीज कंडीशन की इन द पॉपुलेशन. तो इन सिंपल वे एपिडेमियोलॉजी में जस्ट क्या आएगा कि जो हमारी डिजीज कंडीशन है वो किस वे में लोगों में कम्युनिटी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और जो रिस्क फैक्टर्स है हमारे वो कौन कौन से आएंगे. क्लियर. सो द डेफिनेशन क्या है हमारी एपिडेमियोलॉजी की, इट इज कंसर्न्ड विद the study of pattern. It's concerned with the study of pattern of distribution of the disease condition, among people or community. क्लियर. तो इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन वजह से वो जो डिजीज कंडीशन है वो स्प्रेड हो रही है. क्लियर. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कि अगर हम एपिडेमियोलॉजी में जो डिजीज कंडीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके इम्पैक्ट है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन एजेंडा होगा, जो मेन एम होगी एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने की, वो कौन सी आएगी. तो मेन एम्स हमारी कौन सी आती है कि अगर हमें किसी डिजीज के बारे में उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को क्लैरिफाई करना है या थेराप्यूटिक इफेक्ट को क्लैरिफाई करना है, तो वो कैसे होगा, जब हमें एग्जैक्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स का पता होगा. ठीक है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका पता होगा, तो वही जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उनके बारे में जो हमें नॉलेज मिलेगी वो कौन सा देगा, हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड. ठीक है, जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी है वही हमें जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं डिजीज कंडीशन के उनके बारे में बताएगी. सो द एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी. तो फर्स्ट वन क्या एम होगा हमारा, टू फिगर आउट द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, जो हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से वो डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है
वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में बेटर जानकारी लेने के लिए, बेटर नॉलेज को गैदर करने के लिए। अब जब हमें टियोलॉजिकल फैक्टर्स का पता होगा, क्लियर, तो तभी हम क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे, डायग्नोज। सेकंड वन क्या आएगा हमारा, क्लैरिफिकेशन ऑफ डायग्नोज, ठीक है, जो डायग्नोज है डिजीज का उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर। अब जब हमें डिजीज कंडीशन की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, देन हमें क्या देखना है कि किस हद तक वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डिजीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कंडीशन, ठीक है, कि वो किन लोगों में ज्यादा स्प्रेड हुई है, किस एरिया में, ठीक है, और किस बेसिस पे स्प्रेड हो रही है, किसी पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, या जनरल में ही अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा जो एम है एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने का, वो क्या होगा कि जो होस्ट रिस्क पे हैं, ठीक है, जो पीपल ज्यादा प्रोन टू है उस डिजीज कंडीशन के, हमें उनके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्लियर। तो क्या आएगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होस्ट, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या मदद मिलेगी, अभी टियोलॉजिकल फैक्टर्स का हमें पता चल रहा है, ठीक है, अभी वही जो टियोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारा डायग्नोसिस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, वही हमें बता रहे हैं कि डिजीज कंडीशन किस हद तक स्प्रेड हुई है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सा जो एज ग्रुप है वो स्पेसिफिकली अफेक्ट होगा, ठीक है। अब यही जो जनरल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो किसमें हेल्प करेगी, हमें डाटा कलेक्शन में, ठीक है। और ये जो डाटा कलेक्शन होगा, ये क्या होगा, जो माइनर से हमारी हेल्थ कंडीशन है और डिजीज कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में हर माइनर से माइनर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, क्लियर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा किसमें हेल्प करेगा, प्रॉपर असेसमेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब जिस कंडीशन के रिगार्डिंग हम ईच फैक्टर को कवर कर रहे हैं, उसी फैक्टर के साथ कॉप अप करने के लिए, फाइट करने के लिए हमें कौन सी असेसमेंट टूल्स की जरूरत है, किस प्लानिंग की जरूरत है, और इवैल्यूएशन के बाद अगर रीअसेसिंग और रीप्लानिंग की जरूरत पड़े तो इन कंडीशंस की जो क्लैरिफिकेशन होगी वो भी कहाँ से होगी, हमारी एपिडेमियोलॉजी में, क्लियर। तो इन सब कंडीशंस के बाद जो एक अल्टीमेट एम आता है एपिडेमियोलॉजी का, वो क्या है, ताकि हम डिजीज कंडीशन का जो स्प्रेड है, जो उसका प्रिवेलिंग रेट है, उसको डिक्रीज कर सके, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज कर सके। मोर्टेलिटी इज द डेथ रेट एंड मॉर्बिडिटी क्या जाएगा, हमारा डिजीज रेट। सो द अल्टीमेट एम अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस, जो हमारा नेक्स्ट अल्टीमेट एम आएगा वो क्या होगा, टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, जो डिजीज रेट है उसकी प्रेवलेंस को कम करना। नेक्स्ट इन सब की वजह से जो हमारा अल्टीमेट इसके साथ ही कनेक्ट होगा वो कौन सा है, अगर हम डिजीज की प्रेवलेंस को कम कर रहे हैं, राइट, तो डिजीज की प्रेवलेंस रेट कम होने की वजह से जो हमारा मॉर्बिडिटी है और मॉर्टेलिटी है, दोनों में क्या आएगा, डिक्लाइन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, क्लियर। तो हमारे एम्स क्या है एपिडेमियोलॉजी के, लेट्स रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट वन क्या आएगा, टू फिगर आउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, किस डिजीज की वजह से, किन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, चाहे वो वायरस है, चाहे कोई भी अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, वो किसमें आएगा, हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में। क्लैरिफिकेशन ऑफ डायग्नोज, जब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक जो हमारी डिजीज कंडीशन का डायग्नोज है वो भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज टू क्लैरिफाई द डायग्नोज। नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसके रिगार्डिंग, कि किस हद तक वो उस एरिया में स्प्रेड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्लियर।
नेक्स्ट क्या आएगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द होस्ट दैट इट अफेक्ट्स विच एज ग्रुप, ठीक है, चाहे वो टीन एजर्स का है, चाहे ओल्ड एज पीपल का है, एडोलसेंट का है, किन एज ग्रुप को वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, कौन से जो पर्सन है वो हायर रिस्क पे है, पोटेंशियल है उनमें उस डिजीज को डेवलप होने की। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन किसके रिगार्डिंग, हर एक फैक्टर के जितने भी एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं हमारी डिजीज कंडीशन को और हेल्थ कंडीशन को, वो किसमें हम आएगा, हमारी एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट क्या आ गया, टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, डिजीज की जो प्रेवलेंस है, जो स्प्रेड रेट है, उसको कम करना। और जैसे ही डिजीज की प्रेवलेंस कम होगी, स्प्रेड रेट कम होगा, तो नेचुरली क्या होगा कि जो उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट हाई हो रहा है, ठीक है, या मॉर्बिडिटी रेट हमारा इंक्रीज करेगा, वो नेचुरली क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज असेसमेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। अब जब हमें प्रॉपर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का पता है, ठीक है, हमें डायग्नोस्टिक पता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीफ कंप्लेंट्स है जो पेशेंट फेस कर रहा है, क्लियर। और उसी चीफ कंप्लेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या करेंगे, जो फर्दर केयर है पेशेंट की, जो फर्दर ट्रीटमेंट है, उसको प्लान करते हैं ताकि हम फटाफट से रिकवरी करके जो अर्ली रिहैबिलिटेशन है उसको अटेन कर सके, क्लियर। सो दीज आर द एम्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि जो मेन 3 फीचर्स हैं एपिडेमियोलॉजी में उसको हम कंसीडर करते हैं, so that's why it is given the name of epidemiological triad, क्योंकि ये जो तीनों फीचर्स हैं वही हमारी डिजीज के रिगार्डिंग जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कंसीडर करते हैं। सो नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। Epidemiological triad that consists of the 3 features, clear। और ये 3 features हमारे कौन से होंगे, this is the epidemiological triad and it consists of, first one is agent, ठीक है। अब एजेंट क्या होगा, जो इंटरलिंक होता है बिटवीन द डिजीज एंड द कॉजेटिव फैक्टर, ठीक है, किस वजह से वो डिजीज हो रही है, चाहे वो कोई वायरस की वजह से है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस कारण की वजह से वो डिजीज है, वेदर इट इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं वो हमारे किस में आएंगे, एजेंट में, क्लियर। तो एजेंट क्या है, इट इज द इंटरलिंक, इंटर मतलब इन बिटवीन, interlink between the disease condition and causative factor, ठीक है, कि उस डिजीज को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एग्रावेट कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो डिजीज अकर हो, स्प्रेड हो, उस फैक्टर को किसका नाम देते हैं हम, एजेंट का। नेक्स्ट हमारा आएगा होस्ट। होस्ट किसको किया जाता है, दैट हार्बर्स द एजेंट, ठीक है, जो उस एजेंट को हार्बर करेगा, मतलब उसको प्रॉपर रेजिडेंस प्रोवाइड करेगा कि जो वो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ही रिजाइड करके, अकोमोडेट करके फर्दर उसी की बॉडी को डैमेज करना, डिग्रेड करना स्टार्ट करते, क्लियर। तो होस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या आएगी, होस्ट हार्बर्स द एजेंट, ठीक है। अब देखो ये जो होस्ट और एजेंट है दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि एजेंट क्या है, जो डिजीज कंडीशन कॉज कर रहा है, क्लियर, और होस्ट कौन है, जो उसी एजेंट को अपने अंदर हार्बर करेगा, एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, क्लियर। एंड द लास्ट ट्राइड फैक्टर इज इन्वायरमेंट और द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्लियर। अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनका मेन काम क्या है कि उन कंडीशन को अराइज करना
जो कंडीशन इस एजेंट को एक्टिवेट करे। क्लियर? अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हो सकता है कोई भी कंडीशन आ जाए, क्राउड हो सकता है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, प्लूटेड एरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। एनी फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द एजेंट इज कंसिडर्ड एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा क्या आएगा? All those external and internal factors that stimulate the agent cause the disease। क्लियर? तो ये क्या है? हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। एज होस्ट एंड एजेंट इंटरलिंक्स विद ईच अदर, सिमिलरली जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और एजेंट है, दे आल्सो इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। कैसे? अब जब तक इन्वायरमेंटल फैक्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, अगर ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, क्राउडेड एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टिमुलेशन नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई वायरस है, ठीक है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जब तक उसको क्राउडिंग ना मिले, ठीक है, जब तक उसको पब्लिक ना मिले, कोई बॉडी ना मिले, तब तक किसी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। क्लियर? तो क्या होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कि यही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या करेंगे? एग्रावेट करेंगे एजेंट को, ठीक है, ताकि वो अपना जो एक्शन है उसको स्टिमुलेट करे। क्लियर? So these three terms are interrelated with the each other. तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? एजेंट दैट एक्ट एज द इंटरलिंक बिटवीन द डिजीज कंडीशन एंड द कॉजेटिव फैक्टर, एंड द सेकंड वन इज होस्ट harbors the agent, and the third one is environmental factors. All those external and internal factors that stimulate the agent to cause the disease are called as environmental factors. So the next is epidemiological approach. कि जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हम यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें डिजीज रेट का, हेल्थ कंडीशन का, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रॉपर अपनी जो अप्रोच है उसको यूज करेंगे। क्लियर? अब जो वर्ड अप्रोच है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारी रीच को, ठीक है, कि वो कौन सी कंडीशंस है जो हमें इनेबल करेंगी कि हमें एक्चुअल में जो हेल्थ और डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डाटा मिल सके। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। अब एज द नेम इंडिकेट, एपिडेमियोलॉजी क्या था? जिसमें हम स्टडी कर रहे थे जो डिजीज कंडीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका इम्पैक्ट है, राइट। अप्रोच क्या आएगा? वो प्रोसेस जिसके जरिए हमें एपिडेमियोलॉजी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चल सके, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, रीच, पहुंचना, ठीक है। कहाँ पे? जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उस हर एक चीज को कवर करने के लिए जो वेज यूज होंगे उनको क्या नाम दिया गया? एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच का। तो मेजरली अगर बात करिए तो सिर्फ दो तरह के ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, and these two very methods are, first one is asking questions, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या आस्क करना? हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे क्या होंगे? हमें जितने भी आंसर्स हैं हमारी डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग, हेल्थ प्रमोशन के और डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग, उनके आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है वो क्या आएगी? मेकिंग कंपैरिजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी हेल्थ की, राइट, डिजीज कंडीशन की, डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम क्वेश्चंस भी पुट करेंगे तो वो किसके रिगार्डिंग हो रहे होंगे? हमारे मेडिकल इवेंट्स के, ठीक है। डिजीज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई, ठीक है, क्यों हुई। उसके बाद में जो कंपैरिजन है वो भी किसका आएगा? हमारे मेडिकल इवेंट्स का, ठीक है। किनको कंपैरिजन कर सकते हैं?
वो पर्सन जिसको वो प्रॉब्लम है, क्लियर। सेकंड, उस पर्सन को कंपेयर कर सकते हैं जिसको वो प्रॉब्लम है नहीं, बट ही इज प्रोन टू, ही इज एट द रिस्क, ही हैज द पोटेंशियल टू डेवलप दैट डिजीज, ठीक है। उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो उस डिजीज कंडीशन को होने में हेल्प कर सकते हैं, उनको एग्रवेट कर सकते हैं, क्लियर। So let's move to the first one, that is asking questions. The questions have to be related with the medical events, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि किसी भी डिजीज कंडीशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मेनली क्या होगा, what the event is, ठीक है, इवेंट कौन सा है, when did it happen, ठीक है, कब हुआ, नेक्स्ट क्या आपका आएगा, हाउ डज इट हैपन, ठीक है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सारे हमारे क्या आएंगे आस्किंग क्वेश्चंस में। क्यों आएंगे, हम एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को फ्रॉम द माइनर टू द मेजर, ठीक है, हम उसको कवर अप कर सके, क्लियर। जो हर एक हमारा हिस्ट्री कलेक्शन का पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट हमें बेस से स्क्रैच से वो स्टार्ट करना है। फ्रॉम द स्क्रैच मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग से ही हम शुरू करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ इवेंट, कब हुआ, कैसे हुआ, क्लियर, ताकि हम डायग्नोस्टिक पर्पस को क्लियर कर सके, एंड थ्रू दैट इंफॉर्मेशन we can be able to plan the further care and to make the patient rehabilitate, clear। next हमारा आएगा making comparisons। अब हमें क्वेश्चंस पुट कर लिए, क्लियर, जो हमारे डाउट्स थे, जो हमारा डाटा कलेक्शन था, हमने उस पूरे डाटा कलेक्शन को कवर अप कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम कंपैरिजंस बनाएं, क्लियर। अब ये जो कंपैरिजंस हैं वो किसके रिगार्डिंग आएंगे, किसी भी कम्युनिटी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इन बिटवीन टू पर्सन्स हो सकते हैं, अमंग द कम्युनिटी हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या आएगा, relation and comparison between two persons or among community, ठीक है, या दो पर्सन्स के बिटवीन हो सकता है या कम्युनिटी के बिटवीन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की एक साइड पे आपने वो पर्सन ले लिया जिसको डिजीज है, जिसमें साइन एंड सिम्टम अपेयर हो रहे हैं, क्लियर। अब दूसरी तरफ आपने वो बंदे ले लिए, वो पीपल ले लिए जो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो आप क्या कंपैरिजन करोगे कि इस डिजीज की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, क्लियर, पैटर्न क्या आ रहा है। और नॉर्मल पर्सन में आप क्या देखोगे कि वेदर दे आर एट द रिस्क और नॉट, ठीक है, वेदर दे हैव द पोटेंशियल टू डेवलप द डिजीज और नॉट, ठीक है, या फिर वो कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एनीथिंग, ठीक है, इन द नॉर्मल पीपल। सो दैट विल कॉल द मेकिंग कंपैरिजन, ठीक है। आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, आप रेफरेंस को ड्रॉ करोगे ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है, या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है या अर्ली रिहैबिलिटेशन है जो पेशेंट्स की, उसको आप अटेन कर सको। सो दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच that may take place in the two forms. First one is asking questions that may be related to the medical events. Second one is making comparisons between the two persons or among the community. Next हमारा क्या आएगा, general terms related to the epidemiology, कि कौन सी हमारी ऐसी जनरल टर्म्स हैं जो हमारी एपिडेमियोलॉजी के साथ रिलेट करेंगी। So the first one is, हमारी सबसे पहली क्या आएगी, एपिडेमिक। जनरल टर्म्स तो हम मेजरली 3 में मेन डिवाइड करते हैं अगर एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करनी है, क्लियर। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या आएगा हमारा, एपिडेमिक, ठीक है। जो वर्ड हमारा डैमिक है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारी पॉपुलेशन को। द वर्ड डैमिक मीन्स डैमेज, क्लियर, एंड द वर्ड डैमेज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन,
एंड एपी वर्ड रिप्रेजेंट अपॉन। तो अपॉन डेमस का क्या मतलब होगा कि उस डिजीज का क्या इफेक्ट है लोगों पे, ठीक है। तो एपिडेमिक में हम क्या स्टडी करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एंडेमिक। एंडेमिक एंड सेम एज पैंडेमिक, क्लियर। अब जो वर्ड इन है उसका क्या मतलब है, इन, और जो वर्ड डेमिक है उसका क्या मतलब मैंने बताया, डेमन, ठीक है, विच मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है। इन पॉपुलेशन मतलब जब कोई भी डिजीज कंडीशन कांस्टेंट रहे कम्युनिटी में, जियोग्राफिकल एरिया में, वो हमारा क्या आएगा, एंडेमिक। और द वर्ड पैन मतलब ऑल, होल, क्लियर। एंड डेमिक मीन्स डेमन, सेम एज पॉपुलेशन। तो पैंडेमिक में क्या आएगा, द डिजीज कंडीशन दैट में डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रही है, दूसरी से तीसरी कंट्री में ट्रेवल कर रही है, धीरे धीरे होल ऑफ द वर्ल्ड उसमें अटैक हो रहा है, ठीक है, कवर अप होगा। वो कौन सी हमारी पैंडेमिक, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, इट इज अ पैंडेमिक कंडीशन, क्लियर, जो पूरे वर्ल्ड में ही स्प्रेड हुई है, राइट। So the important general terms regarding the epidemiology is mainly three. First one is epidemic, which means the distribution of disease in the population, right? Next, in the community. Next, endemic, the distribution of the disease or the constant spread of the disease in particular geographical area. Pandemic, the distribution of the disease in all over the world, which may transfer or which may distribute from the country to country. Next हमारा आएगा measurement of epidemiology, कि जो हमारी epidemiology है उसकी measurement कैसे आएंगे। epidemiology में हम मेनली तीन चीजें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होगा हमारा, डिजीज रेट, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, डिजीज का इम्पैक्ट, राइट। इम्पैक्ट क्या होता है कि जो बैड अफेक्ट हो किसी चीज का, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, नेटैलिटी मतलब बर्थ, ठीक है। अब अगर डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिजीज रेट है, तो उसको किसका नाम दिया, मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है। मॉर्बिडिटी में मेनली क्या आएगा, डिजीज रेट है, ठीक है, पर्टिकुलर डिजीज के कितने न्यू केसेस जो है वो सर्च हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, कि कितने न्यू केसेस अप्लाई किए गए, वो किसमें आएगा हमारा, मॉर्बिडिटी में, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, डेथ हो सकती है, सीरियसनेस हो सकती है, जिसको किसका नाम देंगे, मोर्टेलिटी, डेथ रेट। बर्थ, कितने न्यू बर्थ हुए हैं, ठीक है, उस जगह पे वो डिजीज के होने के बाद, वो किसमें आएगा हमारा, मोर्टेलिटी में, ठीक है। तो जो मेन हमारे मेजरमेंट आएंगे हमारी एपिडेमियोलॉजी में, वो कौन सी आएंगे, मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टालिटी रेट एंड द मोर्टेलिटी, क्लियर। और किस फैक्टर्स में, किस टूल्स की हेल्प लेके हम उसको कवर अप करते हैं, वो कौन से हैं हमारे, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। रेट हमारा क्या है, एक एक्चुअल इवेंट है हमारा, ठीक है, कि जो हमें नंबर से बताएगा एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो जस्ट क्या कर रहा है कि दो जो अनइवन टर्म्स है हमारे, जस्ट सिंपल सी बात है कि उसमें रिलेशन आएगा, क्लियर। अगर बात करते हैं प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, छोटा सा हिस्सा। तो प्रोपोर्शन में क्या आएगा कि किसी भी होल पार्ट का एक छोटे पार्ट को डिफाइन करना। टूल्स ऑफ मेजरमेंट, टूल्स कौन से हैं, three types of tools we can use for the epidemiological measurement. The first one is rate, ठीक है।
तो रेट क्या है, अगर कोई चीज स्पेसिफिकली हो रही है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट है, कितने पॉपुलेशन में वो होगा, ठीक है, कितने टाइम पीरियड तक, वो क्या आएगा, रेट। मतलब रेट क्या मेजर करेगा, मेजर द occurrence of particular event in particular population in a given time, ठीक है, कितने टाइम में कितने अफेक्ट हुए, ठीक है, पर्टिकुलर चीज है, वो किस में आएगा, हमारा रेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये देखना हो कि एक साल में या 2019 में कितनी डेथ हुई, ठीक है, तो मैं क्या कवर अप करूंगी कि नंबर ऑफ डेथ्स इन 2019 अपॉन टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, तो वो मेरा क्या आएगा, रेट आएगा कि मैंने एक पर्टिकुलर इवेंट की अक्रेंस देखी, चाहे वो डेथ रेट है, चाहे वो मैरिज रेट है, चाहे वो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की अगर मेजरमेंट चाहिए, नंबर्स काउंट करने हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम, वो किस में आएगा, मेरा रेट में। क्लियर। अब रेट भी खुद को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, क्रूड रेट, स्पेसिफिक रेट, ठीक है। अब क्रूड रेट, स्पेसिफिक रेट और द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड रेट। क्रूड रेट में क्या आएगा, इसको अनस्टैंडर्डाइज्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी बोला जाता है, ठीक है। क्रूड में क्या आएगा, जो एक्चुअल ऑब्जर्व रेट है, ठीक है, चाहे वो बर्थ रेट है, चाहे हम डेथ रेट देख रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज नहीं है, ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं उस ईयर में, नंबर ऑफ डेथ कितनी उस ईयर में होगी, क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, ठीक है, कि उस इवेंट की जानकारी लेना, डाटा कलेक्ट करना, जो क्या हो, या तो पर्टिकुलर डिजीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये देखना है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कितनी डेथ हुई 2019 में, तो मैं स्पेसिफिकली क्या मेंशन करूंगी, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस इनटू 29, क्लियर। और क्या आ सकता है, एज ग्रुप, एज स्पेसिफिक। अगर मेरे को ये देखना है कि टीनेजर्स में कितनी डेथ हुई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, तो मैं क्या मेंशन करूंगी, पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है। तो जो एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में नॉलेज दे, एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो मेरा किस में आएगा, स्पेसिफिक रेट में, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। तो स्टैंडर्डाइज में क्या आएगा, इसमें जस्ट सिमिलर है हमारे स्पेसिफिक रेट को, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड जो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का, उससे अप्लाई होगा, जिसमें एक स्पेसिफिक चीज जो है वो मेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो की। रेशियो जस्ट क्या है, एक डिजीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो दो रैंडम क्वांटिटीज है उनके बिटवीन में जस्ट क्या दे रही है, एक रिलेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो द सेकंड वन क्या आएगा हमारा, रेशियो। रेशियो जस्ट क्या देगी, फ्रीक्वेंसी देगी, ठीक है। इतने डेथ रेट है, ठीक है, इतने कॉमन पीपल थे, तो कितने हेल्दी बचे वो हम लिख देंगे, ठीक है, पूरा अपना पता करके, ठीक है। तो जस्ट क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, जस्ट रिलेशन आएगा बिटवीन द टू रैंडम नंबर्स, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है जिनका आपस में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन, दैट इज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में क्या आएगा, वो पार्ट जो पूरे होल पार्ट से एक हिस्से को, एक पार्ट को एक्सप्लेन करे। प्रोपोर्शन में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, जो रिलेशन है हमारा बिटवीन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, वो एक्सप्लेन होगा। जो चीज हमें फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में भी वही आएगी, डिनोमिनेटर में भी वही आएगी। किसको एक्सप्लेन करेगा, ये एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ होल, ठीक है, पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट बताएगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने ये देखना है कि जो टोटल डेथ हुई है
स्मॉल चिल्ड्रन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख लो कि हमने ये देखना है कि जो स्मॉल चिल्ड्रन की डेथ हुई है टोटल, उसमें से स्केबिस वाले कितने थे, ठीक है, या उसमें से जो एस्फिक्सिया वाले कितने थे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ड्यू टू स्केबिस, ठीक है, उसका रिलेशन होल थिंग हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इन a year बाय 100, ठीक है, कि जो हमारा होल था नंबर ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एक साल में, उसका हमने जस्ट क्या फाइंड आउट किया, एक छोटा सा पार्ट इस स्केबिस की वजह से कितनी डेथ हुई। क्लियर। तो ये हमारे क्या है, 3 टूल हैं जो हम किस में यूज करेंगे, हमारी एपिडेमियोलॉजी को फाइंड आउट करने में। क्लियर। सिमिलरली आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। मॉर्बिडिटी में जस्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा इंसिडेंट रेट है। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द मोर्टेलिटी रेट एंड द मॉर्बिडिटी रेट। So we proceed towards the growth rate of the rate of the mortality and morbidity simultaneously. तो क्या आएगा हमारा फर्स्ट, मोर्टेलिटी, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मॉर्बिडिटी। क्लियर। अब मोर्टेलिटी में मेन हमारा क्या आता है, डेथ रेट, ठीक है। तो डेथ रेट क्या है, एक सिंपलेस्ट मेथड है टू काउंट द नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड दिया गया, उसमें से हमने अनस्टैंडर्डाइज मतलब ओवरऑल का जो हमारा इंसिडेंट हुआ है, केस हुआ है, उसको चेक करना, उसकी रेंज को पता करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आ गया इसमें ह्यूज डेथ रेट, तो इसमें हमें कोई भी जो रीजन है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ अकर इन 2019 अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन क्या थी इन द मिड ईयर उसी साल, एंड उसको किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1000, जो हमारी रेशियो आएगी, वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, हमारी ट्रू डेथ रेट। क्लियर। मॉर्टेलिटी में नेक्स्ट क्या आएगा, स्पेसिफिक डेथ रेट। अब स्पेसिफिक का मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें स्पेसिफिक कोई डिजीज कंडीशन मेंशन हो या स्पेसिफिक जो एज ग्रुप है वो मेंशन हो। क्लियर। स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन क्या कोई भी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकती है, इट विल बी ट्यूबरक्लोसिस, इट विल बी अनीमिया, एनीथिंग, एनी डिजीज कंडीशन। क्लियर। वो हमारा किसमें आएगा, स्पेसिफिक में। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आएगा, केस फर्टिलिटी रेट मतलब रेशियो, ठीक है। वो क्या हमें मतलब ये क्या बताएंगे, इट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ द डिजीज, ठीक है। जो हमारा रेशियो आएगी वो क्या बताएगी, किलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। किलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस साल में जो 50% लोग थे, ठीक है, उनको क्या हुआ, अनीमिया हुआ या ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कोई भी डिजीज ले लूं, ठीक है, इस एरिया के जो 50% लोग थे वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव थे। अब उन 50% लोगों में से किसने की डेथ हुई, कितनों ने सर्वाइव किया, वो मेरी होगी रेशियो, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है किलिंग की वो कितनी हुई। क्लियर। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू सेम डिजीज इनटू 100, ठीक है। केसेस कितने आए, उसके बाद डेथ कितनों की, वो मेरा क्या जाएगा, पर्टिकुलर में रेशियो जाएगा, जिसको मैं केस फर्टिलिटी का नाम दूंगी। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक
ठीक है। प्रोपोर्शनल का अभी मैंने क्या बताया था आपको रिसेंटली, आई हैव क्लियर्ड यू द फैक्ट ऑफ द प्रोपोर्शन दैट इट एक्सप्लेन्स द पार्ट ऑफ द होल चीज से एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो की। अगर मैंने ये बोलना हो कि इतने पीपल की डेथ हुई, ठीक है, तो मैं उसके पार्ट क्या लूंगी, क्योंकि इतनों की डेथ हुई है तो उसमें स्केबिस वाले कितने थे, उसमें ट्यूबरक्लोसिस वाले कितने थे, ठीक है। अगर मेरे को होल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, होल डेथ में से सिर्फ उनकी डेथ चूज करनी है जो स्केबिस की वजह से हुई या ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई, तो वो मेरी कौन सी रेशियो आएगी, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी मेनली क्या है, डिजीज रेट, क्लियर। तो इस डिजीज रेट में मेजरली जो हमारी एक चीज आएगी वो था इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट का मतलब है जो न्यू केसेस अराइव हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो जितने भी केसेस प्रेजेंट है न्यू और ओल्ड, उनकी जो वैल्यू पता चलेगी, रेशियो पता चलेगी, नंबर पता चलेगा, वो कहाँ से पता चलेगा हमें, इंसिडेंस रेट से, क्लियर। क्या आएगा इसका इंसिडेंस का, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है। कि मतलब अगर मैं बात करती हूँ एड्स की, 2018 में एड्स के कितने सस्पेक्ट थे, कितने पेशेंट थे, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन with AIDS in 2018 with respect to number of persons at risk, जो रिस्क पे है कि उनको एड्स हो सकती है इन 2000, इसका जो मेरा रेट आएगा न्यू केसेस का वो क्या होगा, मेरा इंसिडेंस रेट, एंड दैट कम्स अंडर द मॉर्बिडिटी रेट, क्लियर। तो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के जो हमारे मेजरमेंट आएंगे, मोर्टेलिटी के क्या आएंगे, ट्रू डेथ रेट, सर्वाइवल रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट रेशियो, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था मॉर्बिडिटी जिसमें डिजीज रेट था, और हमारा एक आएगा इंसिडेंस रेट जो क्या था, न्यू केसेस को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा आता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्लियर। और जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो हमारे मेजरली कितने में डिवाइड होंगे, 4 पार्ट्स में, ठीक है, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, जो मेनली हम कंसीडर करते हैं वो हम 3 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आता है, बट हम 4 की स्टडी करेंगे, प्रीमोर्डियल, ठीक है। प्रीमोर्डियल का क्या मतलब है कि थ्रू द मतलब फ्रॉम द बर्थ या फ्रॉम आप ये ले लो कि टोडलर से, ठीक है, मतलब फ्रॉम एडोलसेंसी, बचपन से ही जो हमें सिखाया जाता है वो आया था प्रीमोर्डियल का, ठीक है, जिसमें क्या है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ही क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल आएगा कि बचपन से ही, जैसे अगर आप बच्चों को जब सिखाते हैं एक्सरसाइज करनी है, डेली बात करना है, ठीक है, डेली जो ब्रश करना है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखनी है, वॉक पे जाना है, नमक कम खाना है, तो मतलब हम बचपन से ही बच्चों को उस इन्वायरमेंटल फील्ड में ग्रो करवा रहे हैं कि जिसमें उनकी जो कंडीशन है वो हेल्दी ही रहेगी, ठीक है। आप उनको जंक फूड से थोड़ा दूर रख रहे हो, ठीक है, नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो क्लीन एयर है, ग्रीन वेजीज आप उसको दे रहे हो, बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या कर रही है कि इन फ्यूचर उसको बिल्ड अप कर रही है, रेडी कर रही है, ठीक है, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम तो वो इजीली उसकी बॉडी इसको कॉप अप कर सके। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, फॉरमोस्ट, फर्स्ट। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा कि हम हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, क्यों, ताकि उस डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। इसमें मेनली क्या आएगा कि अगर वो पेशेंट रिस्क पे है, अगर वो पर्सन रिस्क पे है,
मान लो हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, ठीक है, तो उसको रिस्क है उसी प्रॉब्लम को होने का, तो आप क्या करोगे, थ्रू द हेल्थ एजुकेशन उसका जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करोगे, ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट आएगा हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या आएगा कि अब उस डिजीज, अगर आपको वो डिजीज हो चुकी है तो उसका अर्ली डिटेक्शन, मतलब जितनी जल्दी हो सके डिजीज को डिटेक्ट करना, प्लस जितनी जल्दी हो सके जो ट्रीटमेंट है वो अटेन करना, ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो ना हो सके और अर्ली रिहैबिलिटेशन हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी एंड अप स्टेज, ठीक है। टर्शरी में क्या आएगा कि अब डिजीज हो चुकी है, अपनी क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच चुकी है, अब आपको क्या करना है, जैसे उसको रिहैबिलिटेटिव स्किल्स का बताना है, ठीक है, वो कैसे फिजिकल फैक्टर्स को अटेन कर सकते हैं, कैसे साइकोलॉजिकली अपनी जो रिहैबिलिटेशन है उसको कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द लेवल्स ऑफ prevention. So this is all regarding today's lecture. So today we have discussed about the epidemiology, definition of epidemiology, epidemiological triad, tools used to measure this, and the ratio, rate, and about the proportion, and at the last the levels of prevention. This is all for today's lecture, and thank you so much for having a precious time here.